नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेट नॉट गन शेयर की एक नए और धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो से फाइनली हम लोग क्लास 9th की मैथ का जो चैप्टर नंबर 7वां है, मतलब कि त्रिभुज, उसे फाइनली शुरू करने जा रहे हैं। और मैं पहले आपको बता दूं, यह चैप्टर हार्ड नहीं है भाई, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है। इसमें त्रिभुज की चैप्टर का नाम है, तो हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे? पहला बात तो हम लोग त्रिभुज के बारे में ये जानेंगे कि हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में किसे जानेंगे? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। अब ये मत पूछिए अभी सर्वांग क्षमता क्या होती है, ठीक है। और त्रिभुज के कुछ एकाक गुण सीखेंगे, बस हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। आप प्रैक्टिकल्स देखेंगे, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों का खुद महसूस करेंगे, फील करेंगे, इसलिए आपको मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में। ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में ना, मैं आपको सर्वांग क्षमता ऐसा समझाने वाला हूँ जैसा आपने कहीं भी नहीं समझा होगा, विद प्रैक्टिकल्स। मैंने आपके लिए आपके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने बहुत सारी जो आकृतियाँ हैं वो मैंने आपके यहाँ तैयार कर रखी हैं। बस इन्हीं की मदद से अभी हम लोग सीखने वाले हैं सर्वांग क्षमता। तो चलिए फटाफट से बिना समय का वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो हम लोग पहले जान यही लेते हैं कि आखिर त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण सी परिभाषा है कि तीन अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? मतलब कि जो इधर काटे, मैं बता रहा हूँ अभी। तो मैं बता रहा हूँ, देखो तीन रेखाएं उधर काट रही हैं। मान लो ऐसे एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा ये है, ठीक है, और फिर मैंने एक रेखा यूं बनाई, ठीक है, ये ऐसे जा रही है अनंत तक। और फिर मैंने एक यूं रेखा बनाई, ठीक है, ये रेखाएं जा रही हैं। तो ये तीनों रेखाएं जो काट रही हैं, ठीक है, ये तीनों रेखाएं जो काट रही हैं, इनसे घिरी हुई बंद आकृति को, अब बताओ, इसमें अगर ये रेखाएं काट रही हैं तो बहुत सारी आकृतियां बन रही है। एक तो ये आकृति बन रही है, ठीक है, ये आकृति बन रही है, ये आकृति बन रही है, ये और ये अंदर वाली भी एक आकृति बन रही है, ठीक है। तो हमें कौन सी आकृति लेनी है? बंद वाली आकृति, यानी कि जो चार बंद आकृति मतलब जो चारों तरफ से घिरी भुजाओं से, ठीक है, रेखाओं से। तो इसमें ये देखो, ये तो अनंत तक जा रही है, तो ये तो इस साइड से तो बंद ही नहीं है, ऐसे इसके साथ भी, ऐसे इसके साथ भी। और ये जो अंदर वाला भाग है, अगर आप देखें, ये जो अंदर वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये तो तीनों तरफ से या चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। तो बस यही त्रिभुज है, यही त्रिभुज है, यही त्रिभुज है। तो अगर हम लोग ये लाइन्स को मिटा देना, तो ये जो लाइन, ये जो आकृति बच रही है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज, गाइस, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है त्रिभुज की। अब कह रहे हैं भैया एक त्रिभुज में होती हैं, एक त्रिभुज में क्या क्या होती है, एक त्रिभुज में क्या क्या होता है? तो पहले मैं बता देता हूँ कहते क्या है। देखो, ये त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है गाइस। इस त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं, जो रेखा थी, ये देखो रेखा ऐसे बढ़ी हुई थी ना, ऐसे ये रेखा इस प्रकार से बढ़ी हुई थी ना। तो जो रेखा होती है ना, यानी कि जो रेखा की जो भुजाएं, जो रेखाएं होती है ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इसको त्रिभुज की ये जो साइड है, इसे हम लोग ऐसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग साइड कहते हैं इसको। ये भी, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं, तीन साइड्स होते हैं। एक तो ये साइड, चूंकि तीन रेखाएं हैं, ये तीन रेखाओं से घिरी हुई है, तो तीन भुजा होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है गाइस, ठीक है। तो अगर हमने ये जो रेखा, ये रेखा और ये रेखा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। ये जो दोनों रेखाएं काट रही थी, जहाँ पे मान लो हमने इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, ठीक है, इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया, ठीक है, ये हमने अपने से माना, ठीक है। तो कौन कौन सी रेखा हुई? एक तो एक तो ए बी भुजा हो गई, एक तो बी सी भुजा हो गई, और एक ए सी भुजा हो गई, ठीक है ना। इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप ए बी को बी ए भी बोल सकते हैं, ए सी को सी ए भी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। डरिएगा मत, कोई भी अंतर नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी भुजाएं हुई। अगर इस त्रिभुज में लोग बात करें, सेम दोनों त्रिभुज वही हैं। तो एक तो ए बी, कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक तो ए बी भुजा है, ठीक है, एक बी सी भुजा है, ठीक है गाइस, एक ए सी भुजा है। क्या भुजा है? ए सी भुजा है, ठीक है। अच्छा, अब एक त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन कोण भी होते हैं। अब कोण क्या है? तो एक कोण के बारे में मैंने जो 6th चैप्टर था ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया। आप उस चैप्टर को देखिए, तब आपको इस चैप्टर पढ़ने में ना और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। तीन कोण होते हैं, तीन कोण
कोण मतलब क्या होता है? कोण मतलब दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है। तो आपको ये नहीं देखना है क्योंकि ये तो त्रिभुज है ही नहीं ना, त्रिभुज तो बस इतना ही है, ये बस केवल इतना ही त्रिभुज है। तो अगर आप देखें तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं त्रिभुज में, एक तो ये कोण बन रहा है, ये जो माप है ये इसके इन दोनों रेखाओं के भुजाओं के बीच में, और इस भुजा के बीच में ये कोण बन रहा है, इस भुजा के बीच में ये कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा कोण हुआ, इसी इरेज करो, ये कौन सा कोण हुआ, ये हुआ आपका कोण ए। कौन सा कोण हुआ, कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी, ठीक है। तो बस हम लोग यही बात लिख देंगे कि ये हुआ भैया कोण ए, ये हुआ भैया कोण बी, ये हुआ भैया कोण सी, ठीक है। आई होप यार अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया कोण सी, ठीक है। अब देखो आप यहाँ ना ए को बी ए सी भी कह सकते हैं, ठीक है, कोण बी ए सी, ये एंगल का साइन है ऐसे, ठीक है, आपको पता होगा ये को, क्योंकि ये 6 चैप्टर में सब था, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। हाँ, इसे कोण ए को हम लोग कोण बी ए सी भी कहते हैं, ठीक है। ए हमेशा बीच होना चाहिए, अब बी बगल है, सी तो हम लोग पढ़ सकते हैं। कोण सी को हम लोग ए सी बी बोल सकते हैं, बी सी ए बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब 3 शीर्ष को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, कोण को हम लोग कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब कोण है। अब हम लोग बात करते हैं शीर्ष की। तो क्या कर रहे हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होते हैं। क्या होते हैं, 3 शीर्ष। अब कहेंगे सर ये शीर्ष क्या होता है, मैं तो बता रहा हूँ। देखो ये जो रेखाएं थी जहाँ काट रही थी, कौन सी रेखाएं, अरे जो जिससे त्रिभुज बना था, ठीक है। मैं बार बार वही रेखाएं बना रहा हूँ, फिर वही रेखाएं मिटा रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, हमें वो चीज़ सीखनी है, ठीक है। हमें भले कितनी बार उस चीज़ को बनानी पड़े, मिटानी पड़े, हमें खुद हाथ पैर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको खुद हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अब आप क्लास 9th में आ चुके हैं, आपको चीज़ों को समझने के लिए ना खुद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। टीचर आपको सब कुछ समझा नहीं सकता, ठीक है। तो देखो मैंने ये रेखाएं बढ़ा दी हैं, सब ये रेखाएं थी, ये जहाँ काट रही थी उसके बीच हुआ करती थी वो त्रिभुज थी, ठीक है। अब ये रेखाएं 3 रेखा थी, 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। तो तीनों प्रतिच्छेदी रेखाएं आप ध्यान से देखो 3 पॉइंट्स से काट रही थी, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को हमने ए बी और सी नाम दे दिया, ठीक है, ए बी और सी नाम दे दिया था, ठीक है। तो बस यही जो पॉइंट्स है ना, यही होते हैं त्रिभुज के शीर्ष। क्या होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष यही होते हैं। कौन कौन सी, ए बी सी, जहाँ जहाँ रेखाएं काटती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो शीर्ष क्या हो गया, शीर्ष हो गया भैया ए बी और सी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये समझिए, किसी त्रिभुज के जो कोने होते हैं, ये कोना ए, ठीक है, ये बी, ये कोना सी, यही क्या है, ये त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये तो बेसिक चीज़ थी, ये आपने पढ़ी है 6, 7, 8 में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्वांगसम आकृतियों को। मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो अगर सर्वांगसम आकृतियों की बात करें तो क्या कह रहा है भैया, ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार और माप बराबर। तो पहले हम लोग समझते हैं तब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आप अपनी हथेली लीजिए, मतलब आपको अपनी हथेली लेनी नहीं है, हथेली तो आपके पास है, ठीक है। तो अगर आप अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, रखिए, ऐसे मत रखना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे रखना है। ये आप कैसे रखना, एक तो पंजा सामने, ठीक है, इसका ऐसे, ये वाला ऐसे, यानी कि जो अंगूठे हैं वो एक साइड होनी चाहिए, ऐसे रख दीजिए या तो, ठीक है, या ऐसे। ये नहीं, कुछ लोग आएंगे नहीं सर मैं ऐसे रखूँगा, एक अंगूठा इस साइड एक अंगूठा इस साइड, ठीक है, तो ऐसे नहीं रखना आपको, ठीक है। तो एक आप ऐसे रखिए, तो आप देखेंगे ना, अगर आप रखेंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका नीचे वाला हाथ है वो नहीं दिख रहा है, आपका नीचे वाला हाथ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये ऊपर वाला हाथ है ना, ये ऊपर वाला हाथ है, इसने नीचे वाले हाथ को बिल्कुल ढक लिया है। क्या कर लिया है, ढक लिया है। इसलिए वे क्या है, सर्वांगसम आकृतियाँ। यानी कि सर्वांगसम आकृतियों का मतलब होता है ना, जब एक जो आकृति है दूसरी आकृति को बिल्कुल ढक ले, दिखना नहीं चाहिए नीचे वाली आकृति, नीचे की आकृति दिखनी नहीं चाहिए। तो वे क्या होंगे, वे होंगे सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे, मान लो मैंने, अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल की। अच्छा आपने वो देखा है नोट, 10-10 रुपए के नोट, तो अगर आप 10 रुपए के नोट लीजिए, ठीक है, 10 रुपए के नोट लीजिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना तो देखेंगे दोनों दिखेंगे, मतलब कि नीचे वाला जो नोट है वो नहीं दिखेगा आपको। क्यों, क्योंकि दोनों नोट आपका सर्वांगसम है। अब नहीं है, आप कहेंगे नहीं सर मैं 10 का लूँगा 1 50 का, तो वो दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप 2 50-50 के लेंगे ना तो आपस में सर्वांगसम होंगे, ठीक है। ऐसे देखो मैंने ये 2 आयत बनाए हैं, ठीक है, ये मैंने 2 आयत बनाए हैं, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, ये आपको मैंने सेम कलर लिए, ठीक है। तो अगर मैं, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ ना तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं दिख रहा नीचे वाला का, नीचे वाले का कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। जब मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ तो सेम कलर्स हो गए, देखो ये एक त्रिभुज है
ए बी सी है, क्या है, ए बी और सी है, ठीक है। और ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर है। अब अगर मैं ए बी सी को पी क्यू आर के ऊपर रखता हूँ तो ध्यान से देखिए, अगर अब आपको कहीं भी रेड वाला पार्ट दिख रहा है क्या, रेड वाला पार्ट कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, बस। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हैं। अगर कोई आकृति पीछे वाली आकृति को एकदम बिल्कुल ढक ले तो क्या होंगे, वे सर्वांगसम होंगे, ठीक है। जैसे मैं और वृत्त भी बना के लाया हूँ आपके लिए, देखो ऐसे मैंने ये वृत्त ये मैंने दो वृत्त बनाए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस वृत्त को इस वृत्त के ऊपर रखता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, आपको नीचे वाला वृत्त बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सर्वांगसम। देखो मैंने हटाया, दिख रहा है, ये देखो ऐसे कर दूंगा ना तो नीचे वाला वृत्त नहीं दिखेगा आपको। ये क्या है, सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम मतलब कि क्या हो, वे एक दूसरे को दिखे ना, वे संपाती हों एक दूसरे के, यानी कि अगर मैं एक आकृति के ऊपर एक आकृति रखूँ तो नीचे वाली आकृति हमें दिखे ना, ठीक है। अगर देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर हम लोग ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं तो बताओ, मैंने इस एल्डो वाले को इसके ऊपर रखा भाई, तो देखो ये दिख रहा है ना, रेड वाला दिख रहा है ना, रेड वाला दिख रहा है ना, नीचे वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो सर्वांगसम मतलब क्या होता है, ऐसी आकृतियां जिनके आकार और माप बराबर हो। ये कौन सी बोला है तो मैं समझाता हूँ। ऐसे मैंने दो रेक्टेंगल्स लिए थे, ठीक है, ये मैंने दो आयत लिए थे, ध्यान से देखो, दोनों के आकार से बराबर है। आकार मतलब क्या, दोनों आयताकार हैं, दोनों आयताकार है, ठीक है। तो आकार बराबर, ध्यान से देखिए, माप भी बराबर है, माप भी बराबर है। माप मतलब क्या होता है, माप मतलब उनकी भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, जो कुछ भी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, अगर आप देखते दोनों की, ये देखो दोनों की लंबाइयाँ बराबर है, नहीं बराबर है, दोनों के माप बराबर है ना, ठीक। वैसे ही अगर आप देखते दोनों की चौड़ाइयाँ, मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको अच्छे दिखेगा, दोनों की जो चौड़ाइयाँ हैं, ये देखो दोनों की चौड़ाइयाँ भी क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि इनके जो माप हैं वो भी क्या हैं, दोनों के माप भी बराबर हैं। तो वही कहने का मतलब है कि भैया ऐसी आकृतियाँ के आकार भी बराबर हो और माप भी बराबर हो, वे सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो देखो मैं त्रिभुज बोलता हूँ, देखो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में देखो, तो देखो दोनों की आकृतियाँ बराबर हैं। आकार मतलब क्या, दोनों त्रिभुजाकार हैं, दोनों के आकार त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो मैं रखता हूँ, ठीक है, ये देखो इसने इसके पूरे भाग को ढक लिया, यानी कि इसकी लंबाई, दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, बराबर हैं। देखो इन दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, बराबर हैं, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, बराबर है। देखो ये कोण भी बराबर है आपस में, ये कोण भी बराबर। मैं बताऊँगा अभी त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में जब लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा सारी की सारी चीज़ें। तो मोटा मोटा हमने क्या समझा, सर्वांगसम आकृति का मतलब होता है कि आकार व माप बराबर हो। अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें तो भाई जो नीचे वाली आकृति है ना, अगर उसको ऊपर वाली आकृति रखें उस पर तो वो दिखनी नहीं चाहिए। अगर दिख रही तो सर्वांगसम नहीं, अगर नहीं दिख रही तो सर्वांगसम है। हमने अभी तक इतना मोटा मोटा समझ लिया है, ठीक है। तो दो वृत्त कब सर्वांगसम होंगे, दो, हमें चूंकि इस चैप्टर का नाम त्रिभुज है ना, तुम्हें त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, हम लोग जान लेते हैं। चलो तो भैया दो वृत्त कब सर्वांगसम होंगे, तो ध्यान से देखो, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है, ये दोनों, ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है, और ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है, ठीक है गाइस। चलो अब यहाँ पे एक और वृत्त बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम हैं, ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। ये वृत्त सर्वांगसम है, नहीं है, दिख रहा है नीचे वाला सर्वांगसम नहीं है, ये दोनों सर्वांगसम नहीं, मतलब कि ये सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं स्केल से इसकी त्रिज्या नापता हूँ, त्रिज्या, ठीक है, केंद्र से दूरी, तो लगभग हमारे पास आ रही है 5.3 आ, क्या पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है कैमरा में, 5.3 आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी मापता हूँ, ठीक है, 5.5 या 5.5 आ रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ 5.5 आ रहा है लगभग। और अगर हम लोग इसकी मापते हैं ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ये भी लगभग 5.5 ही आ रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, मुझे पता है। अगर मैं इसकी नापते हैं, अगर हम लोग इसकी मापें तो ये हमारे पास निकल के आ रही है लगभग 4 या 4 से थोड़ा ज़्यादा, 4.2, ठीक है, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है, आपको कैमरा में दिख गया है 4.2, यानी कि इनकी त्रिज्याएं बराबर है ना, तो ये सर्वांगसम हो रही हैं। तो हम लोग यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं अगर उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। इसकी त्रिज्याएं दोनों बराबर नहीं थी तो ये सर्वांगसम नहीं हुई, इनकी त्रिज्या आपस में बराबर थी, ये सर्वांगसम भी हो गए, ठीक है। तो वृत्त कब सर्वांगसम होते हैं, वृत्त तब सर्वांगसम होते हैं जब क्या हो, जब उनकी त्रिज्याएं क्या हो, बराबर। त्रिज्या मतलब क्या होती है, त्रिज्या मतलब होता है केंद्र से उनकी परिधि की दूरी, ठीक है,
ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्ग की सर्वांग क्षमता। किसकी? वर्ग। तो पहले मैं बता दूं वर्ग क्या होता है। वर्ग वर्ग मतलब होता है भैया जिसकी सभी भुजाएं कहते हैं बराबर होती है। ये भी अगर ए 1 सेंटीमीटर है तो ये भी ए होगा, और ऐसे ही सभी ये भी ए होगा और ये भी ए होता है। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी वर्ग। ठीक है, तो अगर हम वर्ग की सर्वांग क्षमता की बात करें तो मैंने आपके लिए दो वर्ग भी तैयार रखे हैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम। देखो ये दो वर्ग हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें भैया तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अगर वर्गों की सर्वांग क्षमता की बात करें तो दो वर्ग देखो मैंने यहाँ बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये दोनों वर्ग देखो, ये एक वर्ग है। ठीक है, तो इसकी सारी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होंगी। ठीक है, इसकी सारी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होंगी। ठीक है, तो दो वर्ग का सर्वांग सम हो सकते हैं। अगर खुद सोचो, अगर मैं ये देखो, यहाँ आप देखो ये दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं। मैं दिखाता हूँ आपको पास से। आप देखो इन दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है ना। तो अगर ये दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं तो भाई अगर ये आपस में बराबर है तो सभी तो आपस में बराबर होंगे ना। तो देखो मैं रख रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर देखो, ध्यान से देखो, ये इसको पूरा ढक रहा है कि नहीं ढक रहा? ठीक है, ढक रहा है ना। तो मतलब कि ये वाली जो है ये इसके नीचे वाले वर्ग की भुजा इसके बराबर है, इसकी इसके बराबर है, और इसकी इसके बराबर, इसकी उसके बराबर है। तो ये अब चूंकि चारों आपस में बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसकी भुजा की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई आपस में बराबर है तो दोनों वर्ग क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो वर्ग की सर्वांग क्षमता के लिए क्या होना चाहिए? दोनों की जो भुजाओं की लंबाइयाँ हैं वे आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने वृत्त के सर्वांग क्षमता की बात कर ली, वर्ग की सर्वांग क्षमता की बात कर ली। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे लिख दिया कि भाई वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर है। मैंने आपको बात बता चुकी है, मैं स्वयं लिख दी, मैंने जो बताई अभी वो लिखा मैंने। ठीक है, वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसकी? त्रिभुजों के सर्वांग समता की। ठीक है, तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात ये होती है, जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि क्या हो? उनकी भुजाएं बराबर हो और कोण बराबर हो। देखो सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं? दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं। मैंने अभी पढ़ा हमने कि अगर उनके क्या हो? आकार और माप बराबर। तो आकार तो बराबर हैं, भाई त्रिभुजाकार हैं। माप मतलब त्रिभुज में कौन कौन से माप होते हैं? मैंने आपको फर्स्ट पेज में ही बताया था। क्या? 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, शीर्ष कोई माप नहीं होता। ठीक है, कोण माप होता है और भुजाएं माप होती हैं। तो अगर उनकी भुजाएं तीनों बराबर है, तीनों कोण बराबर हो जाए तो हो जाएंगे त्रिभुज सर्वांगसम। ठीक है ना, यही बात है ना। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैं दोनों त्रिभुज ले लेता हूँ वापस से अपना प्यारा वाला। ठीक है, तो देखो मैंने वही अपने त्रिभुज ले लिए हैं वापस से। कौन कौन से? ABC, ये ABC है। ठीक है, और ये PQR है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ। देखो मैं इसको इसके ऊपर रखा, देखो मैंने इसको इसके ऊपर रखा गाइस। ठीक है, आप देख सकते हैं, चला पार्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ, अब ये जो AB है वो PQ के बराबर होगा, तभी नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ये इसको पूरा ढक लेगा। ठीक है, PR AC के बराबर होगा, PR AC के बराबर होगा, तभी तो नहीं दिख रहा ना। और जो BC है वो QR के बराबर होगा, तभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भुजाओं की बात हो गई। ठीक है, अगर हम लोग कोण की बात करें, ध्यान से देखो, ये जितना है ये जितना माप है इसका, उतना ही माप इसका भी है। क्योंकि यार देखो मैं रख रहा हूँ। ठीक है, इसको देखो, जितना ये फैलता हुआ रहा है उतना ये भी, जितना ये फैलता हुआ रहा है इतना ये भी फैलता हुआ रहा है। यही तो कोण होता है, इसके बीच जो माप होती है तो कोण होती है। यानी कोण भी बराबर है, कोण भी क्या है? बराबर है। अगर मैं प्रोटेक्टर नहीं ले, मैं आपको दिखाता हूँ माप के, दोनों के कोण भी बराबर हैं। ठीक है, और ये देखो, देखो जितना ये देखो दिख नहीं रहा, मतलब कि दोनों आपस में क्या है? जितना ये फैलता हुआ आ रहा है ना, उतना ये भी फैलता हुआ आ रहा है। यानी कि दोनों की माप बराबर है, और यही तो कोण का माप है। इस बात से आप इसका देखेंगे ना तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं भैया त्रिभुज ABC और PQR क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, त्रिभुज PQR। अब कहेंगे भैया आपने ये क्या लिख दिया? तो ये सर्वांग समता के चिन्ह से दो बराबर लाइन इक्वल टू दिया, फिर एक लहरदार, ये क्या है? सिंबल है किसका? कांग्रुएंसी का, यानी कि सर्वांग समता का। ठीक है, चलो ये कर सब होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात। मैं अभी एक लाइन लिखता हूँ। ठीक है, आप तो मैंने ये लाइन लिख दी है, मैं बात तो समझो पहले आप हम देखो। अब देखो मैं बार बार A को P के साथ ले रहा हूँ, B को Q के साथ ले रहा हूँ, C को R के साथ ले रहा हूँ। आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी। ठीक है, अब मैं अगर B को लूँ P के साथ तो क्या होगा? देखो सब कुछ पलट गया भाई। देखो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्या? सर्वांगसम है क्या? दोनों त्रिभुज नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो सर
अब आपने कहा था कि ABC बोलो या कुछ बोलो, सही है। अभी ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम आ रहा है, लेकिन जब मैंने शीर्ष से पलट दिया तो सर्वांगसम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि सर्वांग समता में ना ये मैटर करता है कि आपने किसके साथ कौन सा लिया है, ठीक है। तो अगर ABC और PQR सर्वांग सम होंगे ना, देखो ये दोनों तो सर्वांग सम है, कौन कौन से? ABC और PQR। तो A के साथ P आएगा, यानी कि A P की संगत है। संगत का मतलब क्या होता है? साथ वाले, साथ वाले। तो A के साथ वाला कौन आ रहा है? अगर सर्वांग सम है तो A के साथ P आ रहा है, B के साथ Q आ रहा है और C के साथ R शीर्ष आ रहा है। मैं शीर्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे कैसे लिखते हैं? देखो A किसकी संगत है? शीर्ष A किसकी संगत है? शीर्ष A संगत है P के, ठीक है। और इससे संगत का साइन है ऐसे तीर, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है। B को मैंने किसके साथ लिया था? B को मैंने साथ लिया था Q के, B को। तो यहाँ पे B जो शीर्ष B है वो किसकी संगत है? Q के, ठीक है। शीर्ष R किसकी संगत है? शीर्ष जो R है वो संगत है C के, गाइस, ठीक है। ठीक है ना, इतना समझ में आया ना आपको? तो संगत का मतलब क्या होता है? संगत का मतलब होता है कि भाई साथ साथ वाले। हमने अगर B को P के साथ लिया या अगर मैं C को P के साथ लेता हूँ, इसको इसके साथ लेता हूँ ना, अगर मैं इसको भी इसके साथ ले लेता हूँ, देखो सर्वांगसम आ ही नहीं रहा, सर्वांगसम आ ही नहीं रहा भाई, सर्वांगसम नहीं आ रहा। तो मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अब देखो साथ साथ में देखना, इसका मतलब कि CAB अगर हम लेंगे, CAB लेंगे ना तो PQR लेंगे। तो CAB और PQR सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। लेकिन ABC और PQR, ABC अगर A के साथ हम P लेते हैं, देखो ABC और PQR मतलब A के साथ P लो, B के साथ Q लो, C के साथ R लो, ठीक है। तो मैंने वही किया, जब मैंने A के साथ P लिया, B के साथ Q लिया और C के साथ R लिया तो ये सर्वांगसम आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। और अगर मैं अब बताओ, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बताओ त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज CBA की नहीं? CBA, PQR और CBA, ठीक है। तो P के साथ C लो, Q के साथ B लो, R के साथ A लो। तो पहले P के साथ C लो, P यहाँ पे है, C यहाँ पे है, ठीक है। तो P के साथ C लिया, ठीक है। Q के साथ B लो, सॉरी ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। या त्रिभुज उल्टा करने वाले शायद देखो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसे CAB कर लेता हूँ, ठीक है, CAB। अब तो हमें Q के साथ क्या लेना है? A लेना है, ठीक है। Q के साथ A, तो Q के साथ A लो, ठीक है। अब B के साथ R के साथ B, तो R के साथ मैंने B लिया, देखो सर्वांगसम आ नहीं रहा, सर्वांगसम आ ही नहीं रहा। ऐसे करेंगे तो भी नहीं आएगा, कैसे भी कर लो, इसके साथ लोगे सर्वांगसम आ ही नहीं रहा। मतलब कि ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो भैया, त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के, लेकिन नहीं है किसके? ये नहीं है, ठीक है, त्रिभुज CAB के, ठीक है। तो आप ऐसा कभी गलती मत करना कि अगर आपको दिया है त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के, तो आप इसे लिख दो कि भैया इसलिए त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के, ठीक है। आप इसको बदल नहीं सकते, ठीक है। अगर इसको बदलेंगे ना, अगर इसको BAC करेंगे, अगर B को पहले लाएंगे, A को बाद में, तो Q को पहले लाइए, तो त्रिभुज Q और P को बाद में QPR, अब इसके सर्वांगसम होगा, ठीक है, अब इसके सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि भैया अगर आपको ये दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, संगत है साथ साथ वाले। तो A के साथ वाला P, यानी कि कोण A जो है वो कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। AB PQ के बराबर होगा, AB भुजा जो है, AB भुजा PQ के बराबर होगी, तो AB और PQ आपस में बराबर होंगे। मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे आपको PQR और ABC सर्वांगसम दिया था, ABC और PQR सर्वांगसम है, ठीक है। तो AB PQ बराबर है नहीं, AB PQ के बराबर है गाइस, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही संगत BC QR के बराबर होगा, BC QR के बराबर होगा, AC A और C लेंगे तो P और R लेंगे, AC PR के बराबर होगा। संगत भाग ही बराबर होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कान खोल के भी दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने ना जितना संभव हो सका था मैंने आपको सर्वांग समता को उतनी डीप में जाके बताया है। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे भैया, अब खुद सोचो यार, अगर आपको किसी दो त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करना है, मान लो सिद्ध करना है, ठीक है, तो आप ये 6 चीज़ बराबर करेंगे क्या? यही है ना, उनकी भुजाएं और कोण बराबर होनी चाहिए। अब हाँ चलो वृत्त में सही था, हम लोग त्रिज्या बराबर कर देते तो सर्वांग हो जाते थे, वर्ग में भी सही था, एक भुजा बराबर किया कि हो गए भाई बराबर, लेकिन इसमें 6 चीज़ बराबर करेंगे, पागल हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए
इसीलिए ना कुछ सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो बस उन्हीं सर्वांग क्षमता कसौटियों की मदद से ना हम लोग कुछ, मतलब कि उसमें क्या है ना, उसमें ही 6 चीज़ नहीं, इसमें से हम कुछ 3 चीज़ उठा लेंगे, 3 चीज़ केवल उनको बराबर सिद्ध कर देंगे ना। ये मान लो हमने ये उठा लिया, ये 2 उठा लिया, तो ये अपने आप सर्वांग हो जाएगा। ऐसी ही 4-5 कसौटियाँ हैं जिनके बारे में पूरे पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता को ही कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग को वृत्त या और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए और यहाँ से देखिए। ठीक है, वो पहला जो स्लाइड था वो थोड़ा सा सरल था, यहाँ से देखिएगा। आपको ये समझ नहीं है, एक बार और देख लेंगे, आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।